हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 17 दिसंबर है और 16 दिसंबर के हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि ये सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है जो कि बहुत सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में है। एंड आपको जो यूट्यूब पे वीडियो 60 मिनट की मिलेगी, यहाँ 30 मिनट्स में अवेलेबल हो जाएगी। तो आपका 50% टाइम रिड्यूस हो जाएगा। प्लस आपको लेक्चर्स में टेलीग्राम का चैनल भी दिया जाएगा, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें 100% इंप्रूव करेंगे। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो आज क्या क्या न्यूज़ आई है। एक तो इंडिया का एक्सपोर्ट, उससे रिलेटेड न्यूज़ आई है। उसके अलावा डायमंड इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ आई है। एक वेनेजुएला से जो ऑयल मंगवाते हैं, अब मंगवाएंगे अपन, उसके बारे में न्यूज़ आई है। एक एडिटोरियल बहुत शानदार आया है। तो वो जो हिंदू के अंदर जो प्रीमियम वाला न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर है, तो वो मैं बताऊँगा आपको, बहुत शानदार है। चलो टॉपिक को फाइनली स्टार्ट करते हैं। द मीटियोरॉइड्स आर डेब्रिस ऑफ एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स दैट डायरेक्टली ऑर्बिट द सन। अभी क्या होता है, देखो मैं आपको ये चीज़, देखो आप, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये मीटियोर है। मतलब 1 सेकंड, इसको बोलते हैं कोमेट, क्योंकि इसके पीछे एकदम धुएं की जो पूंछ निकल रही है, इसलिए इसको कोमेट बोला जाता है। और ये ऊपर जो आपको दिखेंगे ये सब मीटियोरॉइड्स है, ठीक है। तो मैं आपको सब चीज़ें अभी समझाने वाला हूँ। तो अभी देखो 3 चीज़ें होती है। एक तो होता है मीटियोराइट, एक होता है मीटियोर्स, मीटियोराइट, मीटियोर्स, और एक होता है मीटियोराइट। एक तो मीटियोराइड, मीटियोर, और होता है मीटियोराइट। तो अभी सबसे पहले ये समझो मीटियोराइट क्या होता है। तो मीटियोराइट्स आर डेब्रिस ऑफ एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स दैट डायरेक्टली ऑर्बिट द सन, जो कि सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, जो डायरेक्टली ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है व्हेन मेटियोराइट्स एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर इट स्टार्ट्स बर्निंग ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, इट इज ग्रोइंग स्ट्रीक ऑफ लाइट्स। अभी इस चीज़ को देख लो। सबसे पहले क्या होता है, एक चीज़ समझो कि जो हमारे कॉमेट्स होते हैं, जब उसके पीछे से धुआं निकलता है तो वो क्या करते हैं, जो एस्ट्रॉइड से जो डेब्रिस होता है, मीटियोराइट्स आर डेब्रिस ऑफ एस्ट्रॉइड्स, उसका जो एस्ट्रॉइड या कॉमेट होता है उसके अंदर जो डेब्रिस निकलता है, अगर वो सन के चारों तरफ घूमता है तब तक उसको क्या बोला जाएगा, मीटियोराइट। और जैसे ही वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करता है उसको क्या, वो जलना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण, तो उसको क्या बोला जाएगा, मीटियोर बोल दिया जाएगा उस टाइम पे। और जब मीटियोर डू नॉट बर्न टोटली इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में वो टोटली बर्न तो नहीं होता है, कुछ बच जाता है अवशेष, और सम रिमेनिंग पार्ट्स लैंड ऑन अर्थ, और कुछ पार्ट्स अर्थ पर गिर जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मीटियोराइट। आपको मैं ये तीनों चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ। देखो कॉमेट होता है, जब तक वो सन के चारों तरफ चक्कर मारता है तब तक तो उसको क्या बोलेंगे, मीटियोराइड। और जैसे ही वो हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा उसका क्या नाम बन जाएगा, मीटियोर बोला जाएगा उसी चीज़ को। और जब वो जमीन पर आ जाएगा, पृथ्वी के अर्थ के अंदर नीचे गिर जाएगा, उसको बोला जाएगा मीटियोराइट। अब एक होता है जेमिनिट, मीटियोर और सोवर। क्या बोला जाता है, जेमिनिट, मीटियोर और सोवर। जो मीटियोर सोवर होता है, इसका मतलब समझ लो, ये हर दिसंबर में, मिड दिसंबर ईच ईयर, उस टाइम पर ये हमेशा हर बार दिखता है, उसी का नाम रखा गया है जेमिनेट, मीटियोर, सोवर। बहुत सारे जो मीटियोर होते हैं वो क्या निकलते हैं, कोमेट से निकलते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला एस्ट्रॉइड से निकलता है, ठीक है। इसका ओरिजिन किससे होता है, एस्ट्रॉइड से होता है। उसके बाद, और एस्ट्रॉइड का नाम क्या है, 3200 पाइथन, ठीक है, पाइथन 3200 पाइथन इसको बोला जाता है उस एस्ट्रॉइड का जिससे ये ओरिजिनेट होता है। मोस्ट रिलायबल एनुअल मीटियोर सोवर्स, और जो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल सोवर्स है, क्योंकि ये हर साल दिखता है ना, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा रिलायबल बोला जाता है। अब 3200 जो पाइथन है उसका मतलब क्या होता है, तो डिस्कवर्ड ऑन अक्टूबर 11, 1983, यानी 1983 अक्टूबर 11 को डिस्कवर किया गया। उसके बाद ब्लू एंड कलर विच इज़ रेयर फॉर एन एस्ट्रॉइड, ये कौन से कलर में होता है, तो ब्लू कलर में होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑर्बिट द सन एवरी 524 डेज, यानी सन के चारों तरफ ऑर्बिट करता है हर 524वें दिन के बाद, यानी ये सन के चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है, 524 यानी 524 डेज लगते हैं। 1.5 साल के आसपास का टाइम लेता है ये सन के चारों तरफ ऑर्बिट करने के लिए। इट ऑर्बिट इन एलिप्टिकल, याद रखना, एलिप्टिकल मैनर के अंदर ऑर्बिट करता है। कैसे, कभी तो ये सन के पास बहुत ज़्यादा पास पहुंच जाता है, कभी ये सन से बहुत दूर चला जाता है। अभी हमारी जो अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है वो एक ही सिमिलर चक्कर में चारों तरफ करती है, तो बिल्कुल जो गोलाकार होता है ना उसी शेप में करती है। लेकिन ये क्या करता है, ये गोलाकार नहीं करता है, कभी तो सन के पास पहुंच जाता है और कभी सन से बहुत ज़्यादा दूर, उस तरह से ये राउंड करता है सन के चारों तरफ। करता तो अल्टीमेटली सन की तरफ राउंड ही, लेकिन ऑर्बिट करने में कभी पास कभी दूर वैसा कुछ होता है, तो इसको बोला जाता है एलिप्टिकल मैनर। तो आपको ये समझ में आ गया, याद रखना। इसको 1983 में डिस्कवर किया गया था। ब्लू कलर में सब, इसका कलर कौन सा है, तो ब्लू इन कलर होता है, और एस्ट्रॉइड के अंदर ब्लू कलर मोस्टली नहीं होता है। उसके अलावा ऑर्बिट द सन एवरी 524 डेज, इट ऑर्बिट इन एलिप्टिकल मैनर। ये इंपॉर्टेंट है, एलिप्टिकल मैनर का क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो हमारा 3200 पाइथन है, जो ये एस्ट्रॉइड है, ये किसके अंदर, एलिप्टिकल मैनर के अंदर ऑर्बिट करता है, ये आपको याद रखना है। चलो ये टॉपिक देख लिया। उसके बाद कॉमेट्स, अभी हम कॉमेट्स बोल रहे थे, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेज। वो फ्रोजन गैस से बने हुए एक तरह से गोले होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल्स, जो कि रॉकी और मेटेलिक मटेरियल से बने हुए होते हैं। कॉमेट्स शो है परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल, और उसकी एक पूंछ होती है, जो कि अभी मैंने आपको डायग्राम में जस्ट दिखाया था। ये देखो, इसकी पूंछ है, एक तरह से पूंछ इन द सेंस पीछे लाइट की एक पूंछ बनी हुई है जो कि दिख रही है, तो इसको बोला जाएगा कॉमेट। आपको पता है आज मैंने क्या स्पेशल ऐड किया है, आज मैंने पूरे लेक्चर्स के अंदर सबके अंदर डायग्राम को साथ में जोड़ा है, अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो, इंडिया ने अभी डिप किया है 2.83 नवंबर, ये तो एक्सपोर्ट वाली न्यूज़ है।
सबसे पहले अभी हम समझ लेते हैं। देखो अभी हमारा जो अक्टूबर के अंदर डेटा आया था नवंबर में, और नवंबर का डेटा कब आता है? दिसंबर के अंदर। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब नवंबर का डेटा दिसंबर में आता है, तो अभी हमारी जो इंपोर्ट डेफिसिट है या ट्रेड डेफिसिट हम जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। रिड्यूस होने का कारण क्या है? एक्सपोर्ट भी कम हुआ है और इंपोर्ट भी रिड्यूस हो गया है। तो उसके कारण क्या हो गया कि हमारा इंपोर्ट डेफिसिट भी थोड़ा कम हो चुका है। तो अभी सबसे पहले वो काम की नहीं, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ लो। देखो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, आज मैंने मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और यूपीएससी के लिए तो होते ही हैं, तो मैंने इकोनॉमी के टॉपिक्स को भी और ऐड किया है। वैसे मोस्टली सारी चीज़ों को कवर किया जाता है, बट अगर आज और भी कुछ आज इकोनॉमी के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आए हैं तो सारी चीज़ें कवर्ड है। तो चलो समझो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। तो इंपोर्ट अगर ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, तो उसको जो इंपोर्ट अगर हमारा ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रेड डेफिसिट। शोज राइज ऑफ डिमांड इन इकोनॉमी, और उससे ये पता चलता है कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज़्यादा है। तो इसका मतलब है डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है ट्रेड डेफिसिट भी ज़्यादा होगा। पार्ट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, ये करंट अकाउंट डेफिसिट का पार्ट है। क्या होता है? देखो ट्रेड डेफिसिट तो गुड्स का होता है, लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विस दोनों के केस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का तो उसको बोला जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके बाद एक होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब समझ लो साथ के साथ ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट रेवेन्यू को हटा दो। क्या करना है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है और उसमें से अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू को घटा दिया जाए तो उसको क्या बोले जाएंगे? फिस्कल डेफिसिट। जैसे सरकार के पास 10,000 करोड़ रुपए का बजट है, सरकार की रेवेन्यू तो है टोटल 10,000 करोड़ रुपए, और सरकार ने उसमें से खर्चा कर दिया है 12,000 करोड़ का, तो वो जो 12,000 करोड़ का खर्चा किया है तो उसको बोला जाएगा 2,000 करोड़ को फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि सरकार की जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज़्यादा है। अब अगर करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होते हैं, तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट का इफेक्ट देख लो, ये इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो सबसे पहले इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। दूसरा, करेंसी स्ट्रॉन्ग वीकर होगी, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो आप, तो एक तरह से आपकी बोरोइंग कैपेसिटी बोरो बढ़ रहा है, क्योंकि देखो आपके पास हमारे पास किसी के जेब में पैसे 10,000 है, 12,000 का सामान खरीद रहा है, तो 2,000 रुपए का तो हमको उधार लेके खरीदना पड़ेगा वैसा। तो वीकर करेंसी, उसके अलावा डेप्ट एक्यूमुलेशन, धीरे धीरे हमारा डेप्ट बढ़ता जाएगा, उसके लिए हमें फंड्स को बोरो करना पड़ेगा। अब आप बोल रहे हो कि यार इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या उससे बोरोइंग कैपेसिटी मतलब हमारे को ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोन लेना पड़े, पर अल्टीमेटली इंपोर्ट एक तरह से अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो आप एक तरह से आपकी इकोनॉमी को डेप्ट वाली इकोनॉमी बना रहे हो, वैसा बोलना चाह रहा हूँ मैं। और वीकर करेंसी, हमारी करेंसी भी कमजोर होगी। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है? तो आप एक्सपोर्ट को इंक्रीज करो। कैसे इंक्रीज करेंगे एक्सपोर्ट को? इंसेंटिव बढ़ाएंगे। सबसे पहले एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दिए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर आया जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना होगा? हमको प्रमोट करना होगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब आप समझो कैसे इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट को प्रमोट करेंगे। जैसे हमारे कोई प्रोडक्ट है, जैसे हम मंगवा रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे डायमंड हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर अगर हमारे पास ऑलरेडी मिनरल्स अवेलेबल हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग, पॉलिशिंग सारा काम हम यही करने लग जाए, तो हमें उस इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को अपनाना होगा। जैसे हम क्रूड ऑयल को मंगवाते हैं, उसकी जगह अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को यही प्रोड्यूस करने लग जाए तो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रमोट करने की जरूरत है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक लेवल पर बढ़ाने की जरूरत है। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी एंड कंपीटिटिवनेस को इंप्रूव करना होगा, स्किल डेवलपमेंट करनी होगी, तभी जाके हम जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम कर सकते हैं। एक न्यूज आई है डायमंड इंडस्ट्री, वो भी इकोनॉमी के मतलब टॉपिक के हिसाब से आई है। और उसके अलावा इंडिया विल बाय वेनेजुएलन क्रूड, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले हम दूसरी चीज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड, ये जो सुपरनोवा वाला उसको भी मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये तीनों चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा अभी, वो सब इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको मैं समझा दूंगा अभी। चलो सबसे पहले ये देखो, ये कौन है? ये है स्मूथ कोटेड ओटर। क्या बोला जाता है इसको? स्मूथ कोटेड ओटर। ये क्या करते हैं? मोस्टली ये पानी में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लैंड पे भी रह सकते हैं। इस जानवर को जो आप देख रहे हो ना, मैंने साथ में अभी डायग्राम भी साथ में डाला है ताकि आपको अच्छा लगेगा, फटाफट समझ में आ जाएगा। स्मूथ कोटेड ओटर बोला जाता है इनको। ये स्पीसीज ऑफ ओटर, यानी ये ओटर की एक स्पीसीज है। इसको क्या बोला जाता है? नीटी पिल्ली। क्या बोला जाता है? नीटी पिल्ली। नीटी पिल्ली भी इसको बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूट्रोगेले परसेप्टिलाटा। ठीक है, प्रेसिप्टिलाटा, ऐसा ही तो इसका नाम है। इनके नाम कैसे कैसे होते हैं आप सोचो तो सही। उसके बाद फाउंड इन साउथर्न एशिया, इराक। ये इराक और साउथर्न जो एशिया है और इराक के अंदर पाया जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये सभी जगह पाया जाता है। फाउंड इन द लो लैंड, मैनग्रोव फॉरेस्ट, स्वाम्प फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर वेटलैंड, लेक्स में पाया जाता है, लैंड पे पाया जाता है। मतलब ये सब जगह मोस्टली, जैसे कि कहाँ जो स्वच्छ पानी होता है, मैनग्रोव वाला एरिया है, वेटलैंड वाला एरिया है, वहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये लैंड पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, ओटर बोला जाता है इनको। ये फाउंड इन, और इसको ये ट्रेवल कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। आपको दिखने में ऐसा दिख रहा होगा, देखो इनके पंजे हैं, तो ये डिस्टेंस भी बहुत सारा ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद कि 7 मतलब इनका वेट कितना होता है? तो 7 to 11 किलो इनका वेट होता है। इनके फर होते हैं, जो मतलब इनके ऊपर बाल होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं। शॉर्टर एंड स्मूथर, बिल्कुल पतले होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल चिकने लग रहे हैं ये। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। व्हेन फिशिंग फॉर्म वी शेप, ये क्या करते हैं? ग्रुप में ट्रेवल करते हैं। अगर ग्रुप में फिशिंग करते हैं, तो अगर एक साथ फिशिंग कर रहे हैं तो ये वी शेप बना के फिशिंग करते हैं। इनका ये पैटर्न होता है, याद रखना आपको। और आयुसीन कैटेगरी में, ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, मतलब ये रिस्क वाले एरिया में, कि भविष्य में ये चाहे ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा। चलो ये देख लिया।
अब ये क्या दिख रहा है आपको, उससे पहले मैं एक और न्यूज़ दिखा देता हूँ। कंवल टाइगर रिजर्व, कंवल टाइगर रिजर्व क्यों, क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा था ना ओटर, वो कंवल टाइगर रिजर्व में ही थे। तो अभी कंवल टाइगर रिजर्व को पढ़ लेते हैं। ये कहाँ होते हैं, तेलंगाना के अंदर। उसके बाद तेलंगाना के कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना के अंदर है। उसके बाद कंवल टाइगर रिजर्व के अंदर ये इसके नॉर्थ साइड में, तो मतलब नॉर्थ साइड सॉरी, इसके एक साइड में तो गोदावरी रिवर है और दूसरे साइड में महाराष्ट्र का बॉर्डर टच होता है। और गोदावरी और एक कदम रिवर, दोनों रिवर इसके सेंचुरी की साउथ की साइड में टूवर्ड्स फ्लो करती है। इसके आसपास कौन कौन से और टाइगर रिजर्व है, तो ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर, एक ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है नॉर्थ के अंदर, और एक इंद्रावती टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र नॉर्थ के अंदर और इंद्रावती टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़ इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व मैं वापस बता रहा हूँ, मैं आपको ये बार बार नाम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको याद रखना है ये चीज़ें। अभी यूपीएससी में पिछले ईयर से एक क्वेश्चन आया था, उससे 2 साल पहले, कि जिसके अंदर आसपास के एरिया को दे दिया कि इसके अंदर आसपास के टाइगर रिजर्व ये है। तो अभी ध्यान होना चाहिए, तो ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और एक इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। अब आपको ध्यान में आ जाएगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। अगर कोई बैंकिंग का एग्जाम भी दे रहा है, आप सोचिए कोई नॉर्मल एग्जाम भी दे रहा है, वहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो रिसेंटली न्यूज में था वो किस स्टेट के अंदर है, तो आपको लिखना है छत्तीसगढ़ में। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है वो किस स्टेट में, तो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अभी हमने एक टॉपिक देखा था स्टोन हेंगे, ये कहाँ पे है, ये देखो ये पत्थर है, ये यूके के अंदर है। मोस्टली यूके के अंदर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वेल्थ वाले पर्सन होते थे, जो समृद्ध पर्सन होते थे, वो क्या करते थे, धीरे धीरे इस टाइप की चीज़ें बनाते थे उनकी वेल्थ को प्रदर्शित करने के लिए और रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी को बताने के लिए कि इस टाइप के प्लेसेज का पहले निर्माण करते थे। ये 5000 साल पहले के प्लेसेज है वैसा। तो मैं आपको अभी दिखाते जाऊंगा। मैसिव स्टोन सर्कल मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन साउथर्न इंग्लैंड, यानी जो साउथर्न इंग्लैंड है उसके अंदर मैसिव स्टोन सर्कल, यानी जो पत्थरों का बड़े बड़े पत्थरों का एक सर्कल बना हुआ है, उसको बोला जाता है स्टोन हेंगे। डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986, और इस प्लेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है 1986 के अंदर। ठीक है, 1000 साल इनको बनते बनने में 1000 साल लग जाते हैं, क्योंकि कभी छोटा पत्थर धीरे धीरे उन पे पत्थरों को और ऐड कर दिया जाता है, तो इनका निर्माण कभी कभी इतना टाइम लग जाता है, 1000 साल भी इनको लगा है बिल्डिंग बनने में, इन ऐसे जो स्टोन हेंगे को बनने में, स्टोन हेंगे को। और बिगर स्टोन को क्या बोला जाता है, सरसेंस। उनका वेट होता है 25 टन ऑन एवरेज 25 टन तो वेट होता है। और अगर बड़े स्टोन है तो उनको तो बोला जाएगा सरसेंस, और स्मॉलर स्टोन्स को बोला जाएगा ब्लू स्टोन। क्या बोला जाएगा, ब्लू स्टोन। 5000 साल पहले बने हुए, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक्सप्रेशन ऑफ पावर, यानी अगर कोई आदमी वेल्थी था या कोई समृद्ध था या पावरफुल था या रिलीजियस कन्फर्मेशन, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इनको निर्माण किया जाता था। वैसे ये सब लोगों की मतलब धारणाएं हैं कि ऐसा होता था, एक्चुअल में क्या सच है जो पता नहीं है। टॉपिक देखो, सिनेरियस वल्चर क्या बोला जाता है, जो सिनेरियस वल्चर होते हैं गिद्ध, उनकी प्रजाति है, देख लो आप, ये जो गिद्ध है इनको बोला जाता है सिनेरियस वल्चर। वैसे वल्चर की भी बहुत सारी स्पीसीज होती है, उनमें से एक स्पीसीज है सिनेरियस वल्चर। ये इनको यूरेशियन ब्लैक वल्चर भी बोला जाता है या मोंक वल्चर भी बोला जाता है। याद रखना, यूरेशियन ब्लैक वल्चर या मोंक वल्चर बोला जाता है। वन ऑफ द हेवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेप्टर्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर ये हेवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेप्टर बोला जाता है इनको। इट इज एन एल्टीट्यूडनल माइग्रेंट, यानी ये ऊंचाइयों पर, मतलब एल्टीट्यूडनल माइग्रेंट यानी समय के साथ में अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, इसलिए इनको एल्टीट्यूडनल माइग्रेंट यानी अपनी जगह से माइग्रेट कर लेते हैं। इट माइग्रेट फ्रॉम ए हायर टू ए लोअर एल्टीट्यूड, यानी हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पर ये माइग्रेट कर लेते हैं। फाउंड इन हिली माउंटेनियस एरिया, यानी एक तो हिली एरिया होता है, एक माउंटेनियस एरिया होते हैं, उसके अंदर ये पाए जाते हैं मोस्टली, जो हिली एरिया होते हैं और माउंटेनियस एरिया के अंदर। ये स्पेन और पोर्तुगल के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। याद रखना, स्पेन एंड पोर्तुगल, फ्रांस, सेंट्रल एशिया, नॉर्थन इंडिया, उसके अलावा मंगोलिया, कोरिया, नॉर्थन मंचूरिया, वहाँ सभी जगह पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर पाए जाते हैं तो बिल्कुल पाए जाते हैं, सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, फ्रांस में पाए जाते हैं, पेरिस में पाए जाते हैं, पोर्तुगल में पाए जाते हैं, मंगोलिया में, कोरिया में पाए जाते हैं। IUCN के हिसाब से नियर थ्रेटन कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 4, नियर थ्रेटन का मतलब इन पर अभी कोई विशेष खतरा नहीं है, इनकी अच्छी खासी प्रजाति अवेलेबल है। और शेड्यूल 4 के अंदर है, इसका मतलब है कि इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में डालने का मतलब है कि इन पर कोई रोक नहीं लगी हुई है वैसा। 3/8 का मतलब होता है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। सबसे मेन चीज़ याद रखना है, नेचुरल हैबिटेट का लॉस, अगर इनको सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है या सबसे ज़्यादा खतरा किसका है, तो इनके नेचुरल हैबिटेट जिस एनवायरनमेंट में ये रह रहे हैं उसको लोगों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत है। कंटेमिनेटेड फूड, यानी अगर फूड के अंदर कितनी बार विषाक्त फूड होता है उसको ये खा लेते हैं तो भी ये इनकी डेथ हो सकती है। कंज्यूम, सबसे ज़्यादा इनकी डेथ किससे होती है, तो होती है कंज्यूम डाइक्लोफेनेक ड्रग विच इज फाउंड इन एनिमल और ह्यूमन बीइंग बॉडी। अब इस चीज़ को समझो, क्या होता है कि इंसान, जैसे कि कोई आदमी बीमार हुआ, ये जो डाइक्लोफेनेक ड्रग है वो क्या एक पेन किलर है। मोस्टली अपन नहीं कहते हमारी डाइक्लोफेनेक, अभी तो हम यूज़ नहीं करते हैं, अभी तो इसको बैन कर दिया गया है, पर पहले क्या होता था कि किसी को भी दर्द होता था पेन किलर के रूप में इस ड्रग को यूज़ किया जाता था, इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता था। एनिमल को पर मतलब एनिमल भी इस मेडिसिन का यूज़ करते थे। कैसे यूज़ करते थे, उनको इंजेक्शन के थ्रू उनके बॉडी में डाल दिया जाता था। जब इंसान या एनिमल की डेथ हो जाती है, और जो हमारे पारसी लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं कि अगर कोई बीमार होता है तो वो पेन किलर का यूज़ करते हैं।
तो अगर पेन किलर का यूज करते हैं और आपको पता है उनकी सिस्टम ऐसा ही है कि वल्चर के द्वारा उनकी बॉडी को खा लिया जाता है, वो उनका रिचुअल सिस्टम है। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसने इस टाइप की जो डाइक्लोफेनेक ड्रग है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया है, या फिर जो एनिमल है उसने बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया है, तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, अगर उसने बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया होगा तो उस केस में छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, डाइक्लोफेनेक जो ड्रग होती है ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में सेट नहीं होती है वल्चर्स के, और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट, कितनी बार इलेक्ट्रिक झटके लग जाते हैं, उसके कारण भी इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अभी एक इसके साथ में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी साथ में न्यूज में आई है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन याद रखना, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अरावली हिल रेंज के अंदर पाई जाती है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलो ये टॉपिक हो गया। अब ये देखो एक करार मल्टी ड्रोन, सॉरी ये जो करार एक ड्रोन है, करार कॉम्बैट ड्रोन, ये किसका ड्रोन है, किसने बनाया, तो इसको डेवलप किया है ईरान के द्वारा। मैंने आपको ड्रोन का देखो फोटो दिखा दिया है, ये वाला कितना जोरदार लग रहा है। तो अभी ये ईरान ने बनाया है, ईरान ने डेवलप किया है। उसके बाद ये अनमेन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है, क्योंकि यूएवी बोला जाता है ड्रोन को, अगर उसकी पूरी वर्डिंग बोलोगे अनमेन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल बोला जाता है। फर्स्ट लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट केपेबल ईरानियन ड्रोन, यानी ईरान के अंदर सबसे लंबा और जो पहला ऐसा ड्रोन है जो बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकता है और लंबी दूरी को तय कर सकता है। डिप्लॉयड इन बॉर्डर एरिया, इसको बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय किया गया है ताकि अगर कोई भी दुश्मन देश अटैक करता है ईरान पर, तो ईरान उन पर इस ड्रोन के थ्रू जो उनकी मिसाइल से उन पर वापस अटैक कर सकता है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2010, पहली बार इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2010 के अंदर। ऑपरेशनल रेंज है इसकी 1000 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ऑपरेशनल रेंज कितनी है, अप टू 1000 किलोमीटर तक। मैक्सिमम स्पीड है 560 मील्स पर आवर, एक घंटे में 560 मील तक ये ट्रेवल कर सकता है। एल्टीट्यूड 46,000 फीट के एल्टीट्यूड तक, इतना ऊंचा 46,000 फीट के एल्टीट्यूड तक ये रीच कर सकता है। इक्विप्ड विद द मस्जिद थर्मल मिसाइल, इसके अंदर एक, सॉरी मस्जिद नहीं माजिद, सॉरी मैंने जो वर्ड बोला है, माजिद थर्मल मिसाइल का के साथ में माजिद थर्मल मिसाइल होती है, उसको क्या किया जाता है, वो इसके अंदर इक्विप्ड होती है, जो कि जिसके अंदर 8 किलोमीटर की रेंज होती है। उस मिसाइल के थ्रू, जैसे ड्रोन के अंदर मिसाइल लगी हुई है, अगर सामने से कोई अटैक कर रहा है तो इस मिसाइल के थ्रू उसको ध्वस्त किया जा सकता है, और वो 8 किलोमीटर तक के टारगेट्स को रीच कर सकती है वो मिसाइल। चलो ये समझ में आ गया। अभी ये क्या है, ये भी जोरदार है। इसका देखो, इसके नाक कैसा है, आप देखो इसके नाक में एक खास बात है कि ये हवा को, डस्ट को फिल्टर करके अंदर जाने देता है। तो इसका थोड़ी सी नोज अजीब टाइप दिख रही होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। इसको बोला जाता है साइगा एंटीलोप। क्या बोला जाता है, साइगा एंटीलोप। इट इज़ लार्ज माइग्रेटरी हर्बीवोरस, ये एक लार्ज माइग्रेटरी हर्बीवोर होता है। ओवरसाइज एंड फ्लेक्सिबल नोज होती है इनकी, एक तो फ्लेक्सिबल नोज और ओवरसाइज, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी नोज होती है, और लार्ज माइग्रेटरी हर्बीवोर होता है। ये घास खाने का काम, मतलब हर्बीवोर यानी जो शाकाहारी पशु होते हैं ना, वो होते हैं। नोज फिल्टर आउट डस्ट, और इनकी नोज ऐसी खास होती है कि ये डस्ट को फिल्टर आउट कर देती है। आयुसियन कैटेगरी में पहले तो ये एंडेंजर्ड में थे, पर इनको नियर थ्रेटेंड में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि इनकी अच्छी खासी प्रजाति अवेलेबल है। साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 2 के अंदर इनको रखा गया है। उसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं, तो कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, उज्बेकिस्तान। याद रखना है, कजाकिस्तान, दूसरा मंगोलिया, रशिया, उज्बेकिस्तान में इनकी अच्छी खासी स्पीसीज की प्रजाति पाई जाती है। 2 सब स्पीसीज का नाम सुनना, एक तो होता है साइगा टेट्रिका, इनकी जो प्रजाति है ना साइगा वाली, साइगा एंटीलोप में 2 होते हैं, एक तो साइगा टेट्रिका, एक साइगा टेट्रिका मंगोलिका। तो ये जो साइगा टेट्रिका मंगोलिका है वो तो मंगोलिया में ही पाई जाती है, और बाकी जो साइगा टेट्रिका है वो सभी जगह पाई जाती है मोस्टली, जो मैंने नाम बताए थे आपको, रशिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, ये टॉपिक देख लिया। उसके बाद एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो, मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे जो ह्यूमन, ये एक्चुअली एडिटोरियल आया है जो द हिंदू का जो प्रीमियम सेक्शन होता है उसके अंदर का पार्ट है ये। तो कैसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स बीइंग फोर्स्ड टू कमिट साइबर क्राइम ऑन द राइज। तो अभी हमको क्या समझना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, कैसे क्या होता है, उस पूरे सिस्टम को हम समझने वाले हैं। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले देखो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, तो ऑपरेशन स्टॉर्म मार्कर्स सेकंड, अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम है ऑपरेशन स्टॉर्म मार्कर्स सेकंड, फॉर फ्रॉड केस के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लोगों को बचाने के लिए। उसके लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, जिसमें 281 पीपल अरेस्ट कर दिए गए हैं ऑलरेडी। 149 ह्यूमन ट्रैफिक्ड रेस्क्यूड, अगर 149 ह्यूमन जो ट्रैफिक कर दिए गए थे उनको रेस्क्यू किया गया। 281 पीपल को अरेस्ट किया गया था जो कि इस क्राइम के अंदर, मतलब ऐसे टाइप के क्राइम कर रहे हैं। और ये किसके द्वारा किया गया, ये जो ऑपरेशन था ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकंड, तो इसको किसके द्वारा किया गया, तो इंटरपोल के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इंडिया के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की स्टेटस देख लो। तो सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि इलीगल ट्रेड एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, लोगों को एक्सप्लॉयट करना और इलीगल ट्रेड करना फॉर द पर्पज ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी फोर्स्ड लेबर के पर्पज के लिए, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, या तो जैसे लेडीज होगी, वुमेन्स हो गई या गर्ल्स हो गई, उनका ट्रैफिकिंग की जाती है। क्यों की जाती है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, या बहुत सारे लोगों को भी इधर उधर किया जाता है, दूसरे देश में भेज दिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग उनकी होती है, तो उनको किस लिए किया जाता है, लेबर बनाने के लिए, ताकि चीप लेबर मिल सके लोगों को। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर और हार्बर। एक तो रिक्रूटमेंट में इनका इन्वॉल्व किया जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे रिक्रूटमेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बर, यानी समुद्र के थ्रू इनको एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एज पर एनसीआरबी 6500 विक्टिम लोगों को ह्यूमन ट्रैफिक किया गया 2022 में, 6500। और कितनी बार तो उनके बॉडी से किडनी निकाल दी जाती है, और ये सारी चीज़ें कर ली जाती है। क्यों की जाती है, इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। 60% ऑफ इट आर वुमेन एंड गर्ल्स, 6500 के अंदर, ये तो एनसीआरबी का डेटा है एक्चुअल में।
पर ओरिजिनल में कितना है जो तो पता ही नहीं है। चलो, तो उसमें से वुमन और गर्ल्स कितनी है 60%। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि इसके रोकने के लिए इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं, तो एक तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर, यानी जो फोर्स लेबर होता है उसको रोका जाता है किसके द्वारा, आर्टिकल 23 के द्वारा। उसके बाद इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, इस चीज को समझो, एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 को लॉन्च किया गया है। एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 है, उसके अंदर क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए अगर ट्रैफिकिंग की जाती है तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसके अंदर किया जाता है, इस एक्ट के थ्रू किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट 2012, उसके थ्रू प्रिवेंट किया जाता है चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज से, क्योंकि जो बच्चों के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 को लॉन्च किया गया है, उसको पास किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ताकि बच्चों की जल्दी शादी ना हो। द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, आपको पता है कि लोगों से किडनी, हार्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है, आंखें, ये सब निकाल दी जाती है, तो उसके लिए लोगों का ट्रांसप्लांटेशन मतलब लोगों का ट्रांसपोर्टेशन एक देश से दूसरे देश में कर दिया जाता है। इस टाइप की ट्रांसप्लांटेशन को रोकने के लिए भी ये एक्ट पास किया गया है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कभी कभी इसके लिए भी होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ऑथर बोलता है कि इसके रीजन्स क्या है, तो सबसे मेन रीजन्स क्या है मैं बताता हूँ। इसके रीजन्स है, पहला पॉवर्टी, अगर आदमी गरीब होगा तो उसके सामने अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, वो कहेगा कि यार मुझे तो अल्टीमेटली पैसा चाहिए, कैसे भी कमाऊं, तो पॉवर्टी सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अभी क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो फिर क्या होता है कि अगर सरकार ही इनस्टेबल है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है या गवर्नमेंट जो सरकार बनी हुई है वो भी गठबंधन की सरकार है, तो क्या होता है कि अगर एक भी पॉलिटिक्स उसमें घुसा हुआ है इस टाइप के क्राइम में, तो वो दूसरे पॉलिटिक्स को भी रोक लेता है कि आपकी सरकार को हम गिरा देंगे, तो पॉलिटिकल लेवल पर भी उस पर पूरे एक्शन नहीं लिए जाते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों में एजुकेशन की कमी है, लोगों को बहला फुसलाकर दूसरे देश में भेज दिया जाता है कि आपको वहाँ पैसा मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वहाँ से उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, वो कुछ ही कर ही नहीं पाते हैं। उसके बाद सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे क्या होता है, सोसाइटी के अंदर कोई, जैसे एक लड़का है अगर उसके साथ कुछ हो गया है या कोई लड़की है उसके साथ कुछ हो गया है, तो समाज उसको अपने आप से दूर कर देता है। जब सोसाइटी उसको अपने आप से दूर कर देती है, जब वो अकेला रहता है, आइसोलेट रहता है, उस केस में क्या होता है, इस टाइप के लोग ताक में रहते हैं। ताक का मतलब होता है कि वो एकदम नजर रखते हैं कि यार ये आदमी इतने टाइम से अलग है, तो वो उसको तुरंत पकड़ने का काम कर लेते हैं, ट्रैफिकिंग कर देते हैं उसकी। उसके बाद डिमांड फॉर चीप लेबर की बहुत सारी डिमांड है, इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन एंड टेक्नोलॉजी, आजकल तो टेक्नोलॉजी का यूज करके रिक्रूटमेंट किया जाता है, बच्चों को बहला फुसला दिया जाता है और उनको बोल दिया जाता है आप इस देश में आओगे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, और इस टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े होटल्स में रह रहे हो, ऐसा कुछ भी, तो अगर जिसको लालच होता है वो फंस के ऐसा कुछ वहाँ पर उलझ जाता है। उसके बाद इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी के साथ कर दी जाती है तो उसको वो ट्रॉमा से गुजर सकता है, उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं, वो माइंडली डिस्टर्ब भी हो सकता है, और हो सकता है कि 3-4 साल 5 साल 10 साल के लिए वो अंदर ट्रॉमा में चले जाए, वो कुछ कर ही ना पाए। फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, और उसके अलावा फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी की जाती है। अब इस चीज़ को समझो, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है कि उसकी बॉडी पर जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, प्रभाव होते हैं, वो भी पड़ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज़ को देखो साथ के साथ ही कि जो बॉडी है, हेल्थ है, उसके ऊपर अगर कुछ भी इंपैक्ट आता है, आप उसके ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है, तो ऑब्वियस है अगर मतलब जैसे किडनी निकाल दी तो उसके बाद वो दौड़ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। लॉस ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स, ऑब्वियस है उसके फ्रीडम ऑफ राइट्स एंड उसका लॉस होता है, वो ना तो एक्सप्रेशन कर सकता है, स्वतंत्रता से कुछ बोल ही नहीं सकता है। अभी भारत में जिसका मन हो, जो इच्छा हो, वो देश के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। तो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का यूज करके लोग बहुत गलत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह दूसरे देशों में तो ऐसा सिस्टम है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, वहाँ पे तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है। तो इस तरह हमारे यहाँ कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ों का वायोलेशन किया जाता है, लोगों के द्वारा उसका मिसयूज किया जाता है। उसके बाद सोशल स्टिग्मा एंड आइसोलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लोगों के द्वारा उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। अगर आप सोचिए कोई आदमी ट्रैफिकिंग कर ली गई है या उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है ऑलरेडी, उस केस में क्या होगा, उस आदमी को समाज अपने अंदर घुसने नहीं देगा, उससे दूर रखा जाएगा, अपने बच्चों को दूर रखा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो आइसोलेट होकर माइंडली डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क, और ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाता है इसके थ्रू कि एक देश से दूसरे देश में एक्सप्लॉइट करना, दूसरे देश से तीसरे देश में सेंड करना, इस तरह के सारे काम करके दो देशों के बीच में ट्रैफिकिंग की जाती है। और उसका सबसे बड़ा इशू क्या होता है, उस पब्लिक को और उन लोगों को फेस करना पड़ता है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। अब ऑथर बोलता है कि ऑथर ने बोला इसके लिए सॉल्यूशंस भी बताए हैं कि हमें एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर भी इसको लॉन्च करना चाहिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, किस तरह अवेयर रहना चाहिए, अपने परिवार के सब लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आप किसी भी जालसाजी में ना फंसो। तो एजुकेशनल प्रोग्राम को लॉन्च करो, स्ट्रेंथन करो लीगल फ्रेमवर्क को, हमें लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत करने की जरूरत है। उसके अलावा सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स, हमें हमारे लीगल स्टैंडर्ड्स को तो मजबूत करना ही है, साथ में विक्टिम्स को सपोर्ट भी करना है। अब आप बोलोगे कि विक्टिम्स को कैसे सपोर्ट करना है, मैं उसको समझाता हूँ आपको कि अगर कोई विक्टिम ऐसा है, अगर जैसे कोई विक्टिम है जैसे कि जिसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है, तो उसको समझाना है, उसकी केयर करनी है, उसको डॉक्टर के पास दिखाना है ताकि उसका माइंडली जो भी उसके दिमाग में वो जिस ट्रॉमा से गुजर रहा है उससे वो बाहर निकल सके। उसके अलावा इंटरनेशनल कोलाब्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना इंटरनेशनल लेवल पर कोलाब्रेट करना है। इंटरनेशनल लेवल पर कोलाब्रेट कैसे करेंगे कि अगर दूसरे देशों में इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकली बेंचमार्क स्टैंडर्ड पास किए गए हैं तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी इस टाइप के
रेगुलेशंस है, तो हमारे इंडिया के अंदर भी हमें उन रेगुलेशंस को पास करने की जरूरत है। उसके बाद टैकल करना है रूट कोज। सबसे मेन लाइन ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, और आप चाहो मेंस में कोई भी क्वेश्चन आए वहां पर ये चिपका सकते हो। अगर ये पॉइंट आपको याद रखना है कि टैकल करना है रूट कोज। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इक्वलिटी की समस्या है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो उस टाइम पे हमको क्या करना है? लोगों की पॉवर्टी से दूर करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, उनको स्किल प्रोवाइड करनी है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अगर सारी चीज़ें हम रूट कोज पर हमला करेंगे तो उसके बाद लोग ऑटोमेटिकली जागरूक हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, तो इस टाइप की जालसाजी में वो नहीं फंसेंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने इस जो एडिटोरियल को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। अब नेक्स्ट देखो, अभी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? वो न्यूज़ है कि जैसे वेनेजुएला में क्या हुआ कि अभी जो ऑयल परचेज किया जा रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि वेनेजुएला के अंदर से हम ऑयल परचेज करेंगे, तो क्या ऑयल वेनेजुएला से परचेज करना जरूरी है? क्या हम रशिया से परचेज नहीं कर सकते? क्या हम ओपेक कंट्री से परचेज नहीं कर सकते? तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको एक छोटी सी चीज़ समझो क्या होता है। जैसे ओपेक कंट्रीज होता है, ओपेक प्लस कंट्रीज होता है, ये तो हमको पता ही है। लेकिन वेनेजुएला ऐसा देश है, रशिया ऐसा देश है जिन पर क्या ऑलरेडी अभी यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो अभी हमने यूएस के सैंक्शन से हम अभी रशिया के केस में तो डरते नहीं है, पर जब वेनेजुएला पर सैंक्शंस डाल दिए थे तब हमने उनसे ऑयल का इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमने धीरे धीरे उन चीज़ों को, अभी यूएस ने अपने सैंक्शंस हटा दिए हैं, तो उसके बाद हम वेनेजुएला से वापस ऑयल की जो परचेज है उसको स्टार्ट करेंगे। और उसको स्टार्ट करने का रीजन ये है कि अगर मल्टीपल देश से हम ये सब काम करते हैं तो उससे हमारी किसी पर्टिकुलर देश पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, और उससे जो ऑयल प्राइस का अगर कहीं पर भी चेंज होता है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हम पर नहीं आएगा। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। अब आपको जैसे कि अभी हम रशिया से भी ऑयल परचेज कर रहे हैं, वेनेजुएला से भी परचेज करने लग जाएंगे, तो जो मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज है वो अगर अपनी रेट भी, परचेज प्राइस भी बढ़ा देती थी, बीच में बढ़ा दी, तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट किस पर आया था? हम पर आया था। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद? तो अभी आपको मैंने ये सारी चीज़ें तो समझा दी कि रशिया से ऑयल परचेज करना, वेनेजुएला से परचेज करने से हमको क्या बेनिफिट मिलेंगे। और आपको पता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज क्या करती है? बार बार प्राइस को बढ़ा देती है, घटा देती है, वहाँ पर ऑलरेडी वॉर चलता रहता है, और जैसे ही वहाँ वॉर स्टार्ट होता है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट इंडिया की इन्फ्लेशन पे पड़ता है। ऑयल प्राइस बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें मल्टीपल कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट करने होंगे रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, क्योंकि हमारे मोस्टली जो इंपोर्ट होता है ऑयल का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है। तो हमको इस चीज़ को समझना होगा। अब सबसे पहले इसके साथ से टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये हमारे इकोनॉमी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको ओपेक कंट्री बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक क्या होता है? परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्रिएटेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस, यानी जो बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 के अंदर, उसके अंदर क्रिएट किया गया था ओपेक को। और ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला 5 देश थे। कौन कौन से? एक तो ईरान, एक इराक, एक कुवैत, एक सऊदी अरब एंड वेनेजुएला। इन 5 देशों के द्वारा सबसे पहले 1960 के अंदर ओपेक कंट्रीज को बनाया गया था। वापस बोल रहा हूँ नेम, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, वेनेजुएला हो गया। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें मेंबर्स ऐड करते गए। अभी कौन कौन से मेंबर्स है? अल्जीरिया, एंगोला, कोंगो, और अभी जो आपको पता है रिसेंट, मतलब क्या नाम है, एंगोला हो गया, कोंगो हो गया, इक्वेटोरियल गिनी हो गया, गेबन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, और वेनेजुएला हो गया। ठीक है, पहले तो केवल 5 कंट्रीज के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया था, फाउंडिंग कंट्रीज तो 5 ही थी। उसके बाद अभी इसमें बहुत सारी कंट्रीज ओपेक कंट्रीज के अंदर इंक्लूड हो गई है। 30% ऑफ वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, वर्ल्ड का जो ऑयल प्रोडक्शन होता है टोटल प्रोडक्शन, उसका 30% ये ओपेक कंट्रीज करती है। सऊदी अरब इज बिगेस्ट सिंगल ऑयल सप्लायर विद इन द ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल कौन सा है? सऊदी अरब। रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय ओपेक, ओपेक कंट्रीज के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है? याद रखना है, मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, और वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया जाता है उनके द्वारा, और एनुअल स्टैटिस्टिकल बुलेटिन, याद रखना एनुअल स्टैटिस्टिकल बुलेटिन किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ओपेक कंट्रीज के द्वारा। चलो ये देख लिया। अब ओपेक कंट्रीज समझ ली तो साथ में ओपेक प्लस भी देख लो। उसके अंदर 13 मोर मेंबर कंट्रीज को जोड़ा गया है। कौन कौन सी? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। ये कंट्रीज है, इनको और अलग से जोड़ा गया है ताकि ये एक प्राइस पर्टिकुलरली डिसाइड करके ये ग्रुप डिसाइड कर ले कि हाँ ऑयल का ये प्राइस रहेगा, जिससे क्या होगा कि ऑयल की प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं होता है। कोई देश किस प्राइस पे बेच रहा है, कोई ज़्यादा कम, कोई कम ज़्यादा, तो उससे क्या होता है कि सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? उस पर्टिकुलर देश को भी नुकसान होता है और पूरे ग्रुप को भी नुकसान होता है, और जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है उनके प्राइस में भी इंस्टेबिलिटी रहती है। तो अभी जैसे रशिया है तो वो ऑयल को कम रिड्यूस प्राइस पे क्यों दे रहा है? क्योंकि सब जगह उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो अल्टीमेटली जो भारत है उनको ऑयल थोड़ा सा सस्ती प्राइस पर मिल रहा है। चलो 40% ऑफ वर्ल्ड क्रूड ऑयल, वर्ल्ड का जो टोटल जैसे 30% तो ओपेक कंट्रीज के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता था, और अभी जो टोटल क्रूड ऑयल है उसका 40% किसके? ओपेक प्लस कंट्रीज के पास में है। अभी आपको बता दूं यूएस के अंदर भी ऑयल के भंडार है, इंडिया के अंदर भी थोड़े बहुत है, पर यूएस में सबसे ज़्यादा, यूएस में भी भंडार है। आपको बताओ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, हमने एक प्राइस पढ़ी थी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये हमने अभी थोड़े दिन पहले देखा था। और एक होता है ब्रेंट क्रूड प्राइस,
ब्रेंट क्रूड ऑयल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट नाम सुना हो तो उसको भी हम पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, वो ऑलरेडी हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? क्योंकि रशिया का ऑयल की प्राइस थोड़ी सी बड़ी थी, तो उसके रिलेटेड हमने पढ़ा था कि दो, एक तो होता है ब्रेंट क्रूड प्राइस, एक होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। वेस्ट टेक्सास क्या होता है? यूएस की साइड में, और बाकी दूसरी जगह चलता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, और ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो मतलब कैपेसिटी है वो उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ हमको देखनी है। 2016 के अंदर ओपेक साइन विद 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो अभी क्या हुआ 2016 के अंदर ओपेक ने साइन किया गया, किसने? ओपेक ने, ओपेक जो कंट्रीज है उन्होंने साइन किया है विद 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज टू क्रिएट व्हाट इज नाउ नोन एज ओपेक प्लस। तो अभी जो ओपेक प्लस कब बना था? 2016 में। ओपेक कंट्रीज तो 1960 के अंदर बन गई थी ओपेक कंट्रीज तो, पर ओपेक प्लस कंट्रीज 2016 के अंदर बनी। 2016 में ओपेक साइन विद 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज टू क्रिएट व्हाट इज नाउ नोन एज, उसको ओपेक प्लस बोला जाता है। चलो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट न्यूज हम पढ़ेंगे, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? डायमंड इंडस्ट्री को। आप भी सोच रहे होंगे कि यार डायमंड इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक क्यों आया न्यूज़ में? तो अभी क्या हुआ कि जो रशियन डायमंड है उसको G7 कंट्रीज ने बैन कर दिया है कि हम अब 2024 से रशियन डायमंड को कुछ भी नहीं परचेज करेंगे। तो ऑब्वियस है, तो अभी न्यूज़ में आया है डायमंड इंडस्ट्री, तो हमको पढ़ना है इंडिया से रिलेटेड। तो अभी देखो इंडिया के अंदर 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट पाए जाते हैं, एक तो इग्नियस रॉक्स, एक एल्यूवियल डिपॉजिट। एक तो होता है इग्नियस रॉक्स, एक होता है एल्यूवियल डिपॉजिट। इग्नियस रॉक्स होते हैं, वो होते हैं आपको पता है इग्नियस चट्टाने, कायांतरित चट्टाने, आपने कभी सुनी हो तो। अभी इंडिया के अंदर 4 रीजन ऐसे हैं जहाँ पर इस टाइप की जो डायमंड इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्किंग की जाती है। एक तो आंध्र प्रदेश, एक होता है मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़ और उसके अलावा ओडिशा। सबसे ज़्यादा वर्किंग यहाँ होती है, दूसरे रीजन्स में भी होती है, ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, बट सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। आंध्र प्रदेश के अंदर है अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, कृष्णा, कुर्नूल, इस टाइप के 5 मतलब जो एरियाज है। मध्य प्रदेश के अंदर एक तो जो पन्ना बेल्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डायमंड से रिलेटेड वर्किंग होती है। छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर और जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, ओडिशा के अंदर महानदी और गोदावरी वैली है उसके बीच में, उस वाले रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा डायमंड से रिलेटेड वर्किंग होती है। इंडिया वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर है फॉर डायमंड्स के लिए। अगर कटिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं डायमंड्स पर तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? इंडिया के अंदर होती है। इंपोर्ट ऑफ रफ जेम डायमंड, हम रफ जेम डायमंड का इंपोर्ट करते हैं। और एक जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, जो डायमंड प्रोडक्शन होता है वो कहाँ? एक तो मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर होता है। ध्यान रखना है आपको, सबसे ज़्यादा इन दोनों एरिया में होता है। 7% ऑफ GDP, डायमंड इंडस्ट्री 7% ऑफ GDP को कवर करती है। और इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट को अगर हम देखेंगे GDP से कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, तो 17%, अगर टोटल एक्सपोर्ट में से 19%, 15 से लेकर 19%, क्योंकि हर साल परसेंटेज चेंज होते रहते हैं ना, जैसे नवंबर में अलग है, दिसंबर में अलग है, ईयर वाइज भी परसेंटेज चेंज होते हैं। तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 15 से 19% जो एरिया है वो परसेंटेज, वो कौन सी इंडस्ट्री कवर करती है? डायमंड इंडस्ट्री। तो हमने डायमंड इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से देखा है, ये भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने इससे पहले ओपेक कंट्रीज देखा था, वो आपको याद रखना है। ओपेक प्लस कंट्रीज की स्थापना कब हुई? 2016 के अंदर, तो ये भी इकोनॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले हमने और क्या टॉपिक, एडिटोरियल अच्छे से समझ ही लिया है। उसके अलावा आज एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ में आए हैं टॉपिक्स, जिसके अंदर एक तो साइगा एंटीलोप आ गया है, जो अभी आप देख लो उसकी नोच कैसी है। उसके अलावा एक टॉपिक और क्या है, जो ईरान का ड्रोन है, जो करार ड्रोन है, वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आसला पट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख लिया है। एंड जो हमारा वल्चर है, जिसको हम बोलते हैं, क्या नाम है, साइनेरियस वल्चर, उसको देखा है। उसके अलावा स्टोन हेंगे को देख लिया है, और जो कवल टाइगर रिजर्व है उसको अच्छे से समझ लिया है। एंड साथ के साथ आज कितने अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़े हैं। स्मॉथ कोटेड ओटर को देख लिया है। अब एक टॉपिक और लास्ट बचा है जो हमको देखना है, एक है केस्टोपिया। याद रखना केस्टोपिया। आज थोड़ी ये क्या वर्ड्स इनके ऐसे होते हैं ना जिनकी प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, मैं समझा देता हूँ। केस्टोपिया ए बोलते हैं इसको, ए रेमिनेंट ऑफ ए मैसिव स्टार दैट एक्सप्लोडेड सम 340 ईयर्स अगो, यानी 340 साल पहले इसको एक्सप्लोर कर दिया गया था। जो ये मैसिव स्टार्स होते हैं ये यंगेस्ट होते हैं, लोकेटेड 11,000 लाइट ईयर्स अवे इन कॉन्स्टेलेशन केसोपिया। तो अभी इस चीज़ को समझो, ये लोकेट करते हैं 11,000 लाइट ईयर्स अवे। जो 11,000 लाइट ईयर्स अवे होता है वो इतना दूर होते हैं ये कॉन्स्टेलेशन केसोपिया। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि कॉन्स्टेलेशन केसोपिया क्या होता है, जिनकी साइज अल शेप में होती है। मैं अभी आपको उसकी इमेज भी दिखा दूंगा। जो अल शेप में या स्पेसिफिकली कोई इमेज बनाते हैं या कोई डायग्राम क्रिएट करते हैं उनको बोला जाता है कॉन्स्टेलेशन केसोपिया। तो उससे 11,000 लाइट ईयर्स दूर है ये जो हमारा केसोपिया ए बोलते हैं, जिसको ये यंगेस्ट स्टार है। जो यंगेस्ट मैसिव स्टार होता है ना, जो एक्सप्लोजन हुआ ये यंगेस्ट है, अभी रिसेंटली हुआ था। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी बोलते हैं इसको। अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है उसको समझ लो। सुपरनोवा एक्सप्लोजन का मतलब होता है एक्सप्लोजन ऑफ ए मैसिव स्टार, यानी जब एक मैसिव स्टार एक्सप्लोड हो जाता है तो उसको बोला जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। फर्स्ट टाइप ऑफ सुपरनोवा कब होता है, जब बाइनरी स्टार्स में 2 टाइप्स के एक्सप्लोजन होते हैं। एक तो होता है बाइनरी स्टार्स, यानी जब 2 स्टार होते हैं, एक सिंगल स्टार के अंदर भी एक्सप्लोजन हो जाता है। कैसे होगा, बाइनरी स्टार अगर 2 स्टार है तो क्या होंगे, एक स्टार क्या करता है अपने पास वाला जो नियर बाई जो नेबरिंग स्टार होता है उससे उसकी ऊर्जा को छीन लेता है, उससे उस ऑर्बिट के अंदर जो दूसरे पॉइंट पर जो एक और स्टार होता है उससे क्या करता है, उसके यहाँ से उसकी जो मैटर होता है उसको छीन लेता है। और जब एक स्टार से उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो वो ब्रस्ट हो जाता है, वो एक्सप्लोड हो जाता है। और सेकंड टाइप के अंदर कब होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, उसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल स्टार होता है लाइफ टाइम के अंदर। तो जब उसकी लाइफ टाइम ही एंड हो जाती है, और कैसे होगी, उसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूल होता है। तो जब न्यूक्लियर फ्यूल ब्रस्ट हो जाता है तो उस टाइम पे उस स्टार का एक्सप्लोजन हो जाता है।
ठीक है। तो अल्टीमेटली या तो सिंगल स्टार खुद ही एक्सप्लोड हो जाए या 2 स्टार पास में तो 1 स्टार उसकी ऊर्जा छीन लेता है तो उसका भी एक्सप्लोजन हो जाता है, तो उसको बोला जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और जो ये अभी मैसिव स्टार था उसका क्या हुआ, जो एक्सप्लोड हुआ 340 साल अगो, तो वो कौन सा हुआ था, कैस्टोपिया ए, और ये यंगेस्ट एक्सप्लोजन था। चलो ये चीज़ भी आपने अच्छे से देख ली, ये टॉपिक हमने समझ लिया है जी से। और ये मैंने रशिया की जो मतलब डायमंड इंडस्ट्री वाली आपको न्यूज़ दिखा दी, वेनेजुएला वाली न्यूज़ ऑलरेडी पढ़ा दी है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, उसको बहुत अच्छे से समझा है हमने, क्योंकि ये चीज़ उसका इंपैक्ट क्या है वो भी देख लिया है, इकोनॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। एंड उसके अलावा और क्या टॉपिक पढ़े थे, मीटियोरॉइड्स पढ़ लिए थे, मीटियोराइट पढ़ लिया था और मीटियोराइट्स भी पढ़ लिया था, ये देख लिया। अब ये देखो, ये जो आपको मैंने अभी आपको बताया था ना, जो कॉन्स्टेलेशन कैसियोपिया बोलते हैं, वो देखो ये एक स्पेसिफिकली शेप बनाता है, तो ये देखो ये जो शेप है इसको बोला जाता है कॉन्स्टेलेशन कैसियोपिया। ये स्टार बहुत ज़्यादा चमकते हैं, ये कोमेट है, ये मीटियोरॉइड्स है, ये बहुत अच्छे से आज आप देखो मैंने डायग्राम भी बहुत अच्छे से जोड़े हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मेरे लेक्चर्स में कुछ भी कमी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम 100% उसमें इंप्रूव करेंगे। अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।